मेरा मेरा तो फैमिली से झगड़ा ही हुआ था कि तो मुझे डर लगा था कि आगे जाके हमें अब क्या करना है, लेकिन आपके ज़रूर। स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड रही है? तो उससे भी पहले वो मुझे इस फील्ड में भेजना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विजय जाधव जी से। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो। सांगली महाराष्ट्र, वहाँ से कला महाविश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी आर्ट की स्टडीज़ कंप्लीट की और काफ़ी रेपुटेड एग्जीबिशंस में उन्होंने हिस्सा लिया है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं वो। काफ़ी सारे वीआईपीज जैसे कि पद्मश्री जतिन दास जी, पद्मश्री संत विजय कुमार भाटकर, राज ठाकरे जी, ऐसे कई सारे वीआईपीज ने उनके वर्क को कलेक्शन किया है। और उनके वर्क को आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। मैं उनकी आईडी और अपनी आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा। आप उनके वर्क्स को जरूर देखिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा और मुझे भी जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम में, ताकि आने वाली लाइव सेशंस आप मिस ना करो। क्योंकि जो सेशंस मैं आपके साथ करूंगा वो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल होंगे, तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो ताकि आपको वो सेशंस आप मिस ना करो। और इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने ये भी बताया कि आपने ग्रेट आर्टिस्ट पद्मश्री जतिन दास ने आपके वर्क को कलेक्ट किया है। तो इतने सीनियर आर्टिस्ट को हम बचपन से ही एक अपना रोल मॉडल टाइप का मान के चलते हैं। तो जब उन्होंने आपके वर्क को लिया, जब उन्होंने आपके वर्क में वो बात देखी, वो खासियत देखी जो आम आदमी की जिंदगी में, आम आर्टिस्ट में मिलना मुश्किल है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? आप उस समय कैसा फीलिंग आ रहा था? वो एक्सप्रेशन तो एक्चुअली वो बात ही कुछ अलग है। एक्चुअली मैं मेरे एक पेंटिंग सेल हो गई थी जहांगीर आर्ट गैलरी में, मेरा 2015 में शो था। और उसका सब्जेक्ट है ग्लोरी ऑफ कल्चर, यानी भारतीय जो हमारे कल्चर है उसके आधारित मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग और स्टिल लाइफ पेंटिंग किए थे। और उसके पहले एक मेरी पेंटिंग बेच चुकी थी, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स और जो चेक लेना था तो उसके लिए मैं उस क्लाइंट के पास गया था। और मेरे गैलरी में मेरे एक दोस्त थे, उनको मैं उनके उस टाइम बिठा के चला गया। वो भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब जतिन दास आए थे तब मैं वहाँ नहीं था। तो उन्होंने पूरा अच्छा। गैलरी घूम के देखा और पूरे पेंटिंग एग्जीबिशन में बोलने के बाद उस मेरे दोस्त के पास गए और उनसे कहा कि भाई ये विजय जी आर्टिस्ट कहाँ पे है। तो बोले वो बाहर गए कुछ काम से। आप कौन? तो उनको वो कैप, उन्होंने कैप डाली थी, उनकी दाढ़ी थी ऐसे, अच्छा। तो उसको उसको पता नहीं चला कि जतिन दास जी है। तो उन्होंने ऐसे ही उससे कैजुअली बात की। तब जतिन हाँ। दास ने कहा मुझे दो पेंटिंग इनके अच्छे लगे हैं, मेरा कार्ड लो और अगर वो जो आते हैं तब उनको बता दो कि भाई हमें ये पेंटिंग चाहिए। घंटे के बाद मैं आने के बाद मुझे वो बोला कि अरे जतिन दास जी आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया, उन्होंने कार्ड दिखे गए। मुझे लगा पहली बार तो मजाक कर रहा है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जो कार्ड दिया था वो कार्ड देखने के बाद मुझे सही पता चला कि जतिन दास जी आए थे। मैंने फट से उनको कॉल किया। तो वो मुंबई से थोड़ा दूर जा चुके थे। वो मुझे लगता है दिल्ली के यहाँ जाने वाले थे, लास्ट टाइम एग्जीबिशन के लिए आए थे। तो बोला उन्होंने कि भाई मुझे तो दो पेंटिंग है, एग्जीबिशन आपको अच्छी लगी, पेंटिंग भी पसंद है, एग्जीबिशन होने के बाद आप मुझे वो पेंटिंग दिल्ली में मेरे स्टूडियो में लेके आ सकते हैं। तो मैंने हाँ सर, आपके लिए तो आ जाऊँगा। तो ऐसे वो हो गया। और उन्होंने, मैं दिल्ली में जाके उनके स्टूडियो में उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सी मुझे बातें बताई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। awesome, awesome। विजय जी, काफी लोग से मैंने अभी आपको लाइव लेने से पहले भी मैं काफी लोगों से पूछ रहा था, और वैसे भी काफी लोग पूछते हैं कि वाटर कलर को शुरू कैसे करें, उसको अगर प्रैक्टिस करना है हमें डेली, तो कैसे शुरू करें ताकि हम सही तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। हाँ, उसके ये लिए तो कुछ एडवाइस आपकी? हाँ ज़रूर। आप पहले तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए कि आपको क्या करना है, आपको पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप या स्टिल लाइफ वाटर कलर में। और जब आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक फाइनल पेपर, यानी जिस पेपर पे आप करना चाहते हो फाइनल, और उससे पहले स्केच पैड छोटा रहता है। तो जो भी पहले आप करना चाहते हैं उसका पहले पेंसिल से आप एक ड्राइंग छोटा करके वो देख के आप की स्केच कीजिए, उसका एक छोटा स्केच करना चाहिए आपको पहले। इससे क्या होता है कि हमारा फाइनल पेंटिंग कैसे होने वाला है या क्या क्या होने वाला है, उसमें प्रोसेस कैसी रहेगी, साइज के हिसाब से आप साधारण 5 इंच बाय या 6 इंच बाय साइज का आप कर सकते हैं छोटा स्केचेस। अगर आप स्केचेस पहले करके पेंटिंग करते हैं तो आपकी पेंटिंग मेरे हिसाब से अच्छी हो सकती है। और उससे भी पहले रियाज, जिसको हम जो क्लासिकल म्यूजिक में या किसी भी में करते हैं रियाज करने के लिए,
आपके पास हमेशा एक छोटा स्केच पैड होना चाहिए। जब भी आपको लगता है कुछ करना है तो आप वाटर कलर के स्केचेस भी कर सकते हैं। पेंसिल स्केचेस जो आप करते हैं उसी को आप वाटर कलर यानी कलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो स्केच करने जो करते हैं तब रैंडमली आप उसको फील कीजिए, खाली फील, यानी अगर पोर्ट्रेट है तो खाली उसका एक लाइट शैडो डार्क 3 टोन में आप अगर आप उसको काम कर सकते हैं तो आप वो छोटे स्केच में कीजिए और फाइनल पेंटिंग में आप डिटेल काम कर सकते हैं। ये आसान तरीका है वाटर कलर पेंटिंग अच्छा होने के लिए। पहले हम क्या करते हैं, फाइनल पेंटिंग करने के लिए पूरा पेपर पे जोर डालते हैं। ओके, तो अगर उसमें कोई खराबी आती है, वाटर कलर का एक नियम रूल ऐसा है कि हम उस पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। 4 लेयर ज्यादा से ज्यादा 4 लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, तीसरे लेयर को तो मुझे लगता है वो कंप्लीट ही होना चाहिए, यानी 70%, यानी 70 तो पूरा होना चाहिए। अगर हर फाइनल टचेस 4 का रहता है, लेकिन अगर आप उस पे भी ओवरलैप करते हैं, 5वें लेयर पे जाते हैं या 6वें लेयर पे जाते हैं, तो वो पूरा पेंटिंग का इंटेंसिटी रहता है वाटर कलर, वो कम होता जाता है, यानी फ्रेशनेस कम होता है पेंटिंग। अच्छा। तो आप पहले की स्केचेस करना चाहिए आपको। हाँ विजय जी, हाँ। अभी हाँ जैसे जी काफी बोलिए। लोग ये भी पूछ रहे थे कि वाटर कलर में हम कौन सा पेपर लें या कौन से कलर लें, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर अगर कोई अभी बिगिनर है और वो बहुत जरूर। ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता तो उस हिसाब से। अ, अ, ये तो पेपर की तो बहुत बड़ी बात है, पेपर ये अच्छा होना चाहिए पहले काम करने के लिए। अभी मार्केट में तो बहुत आर्चिस कंपनी के, फैब्रिनो कंपनी के, कैंसन कंपनी के पेपर अभी तो अवेलेबल हैं मेरे पास। मुझे लगता है आपके यहाँ भी रहेंगे अवेलेबल। आपकी सिटी कौन सी रहेगी? मेरी है छत्तीसगढ़, रायगढ़। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ आर्ट के एडवांस मटेरियल नहीं मिलते, मैं खुद बाहर से मंगवाता अच्छा, यहाँ हूँ। पे हाँ। लेकिन लोकल हैंडमेड पेपर रहेंगे, हाथ से बनाते हैं हम्म पेपर वो। हम्म आपके यहाँ रहते हैं वो पेपर? नहीं नहीं, हाँ मिल वो जो हैंडमेड पेपर आप बोल रहे हो लोकल वाले, वो मिलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम्म अभी अगर आप अच्छा काम करने के लिए अगर इम्पोर्टेंट पेपर यूज़ करते हैं तो उसमें उस पेपर का बहुत ही बढ़िया रोल होता है। मैं पहले हैंडमेड पेपर यूज करता था, लेकिन काम अच्छा होने के बाद भी फ्रेशनेस, वाटर कलर की खासियत है कि वो ताज़ा कलर जो रहते हैं ना, फ्रेश, हम्म वो वैसे ही रहने चाहिए। अगर आप उस पर ओवरलैप करते हैं तो खराब हो जाता है। अगर पेपर में ब्लीचिंग, वो फ्रेश करने पास पेपर सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर उसमें यूज की जाती है, अगर वो ब्लीचिंग ज़्यादा रहता है पेपर पे तो हम जो भी कलर देते हैं वो पूरा ऐसा मड़ी कलर हो जाता है, यानी उसका फ्रेशनेस नहीं रहता पेपर। अगर आप अच्छा पेपर यूज करते हैं, मैं आर्चिस पेपर यूज करता हूँ और फैब्रियानो आर्टिस्टिको जो पेपर है मैं वही यूज करता हूँ। अगर वो पेपर मैं यूज करता हूँ तो उस पे फ्रेशनेस बहुत ही ताज़ा रहता है, वैसे ही रहता है जो मैं रिजल्ट देना चाहता हूँ पेपर पे। अगर आपके पास हैंडमेड पेपर मिलते हैं लोकल वाले, तो आप उसको पहले धो ले पानी से, नल के नीचे साफ कर ले। आपको पेस्टिंग की आइडिया है? वो फेविकॉल से पूरा पेपर हाँ पेस्ट हाँ करते हैं फिर उस, हाँ, हाँ, तो आप पूरा उसको साफ गीला कर करने ले के वो बाद। ब्लीचिंग। हम्म हाँ, अगर वो ब्लीचिंग उसका निकल जाएगा तो रिजल्ट अच्छा आ हम्म। सकता है। और हाँ, वाटर और कलर आप कलर की ट्यूब बात यूज करें करते तो, हैं हाँ, तो मैं अभी हमारे कैमलिन को जो कलर है आर्टिस्ट को, हम्म वही पे मैं यूज़ करता हूँ। और मुझे मेरे पास अभी विल्सन न्यूटन के C18 भी हैं। अगर मुझे कुछ अच्छी शेड चाहिए होती है पेपर में एक्स्ट्रा, विल्सन न्यूटन का भी वाटर कलर यूज़ करता हूँ। और अभी गोल्ड स्मिथ करके एक कलर आए बाजार में, गोल्ड स्मिथ, हम्म वो भी हम्म। बहुत अच्छे हैं, कलर अच्छे हैं वो भी। उसका ज़्यादा पानी म्हणजे कम कलर जब लेते हैं तो पूरा भर जाता है, उसका एक खासियत है कलर का। विल्सन न्यूटन का भी वही है। कैमलिन का हमें थोड़ा ज़्यादा कलर लेना पड़ता है, लेकिन विल्सन न्यूटन का आप जब कलर थोड़ा सा लेते हैं तो उसका हम्म। सरफेस एरिया बहुत अच्छी तरह से वो कवर बहुत ज्यादा करता है, होता है। बहुत ज़्यादा और होता है। और जीएसएम कैसे रहते हैं आपके पेपर्स के अभी, और पहले जो आप पेपर यूज करते थे उसमें कैसे जीएसएम थे, उसका उससे क्या फर्क आता है जीएसएम से? जीएसएम से फ़र्क ये है कि अगर आप बड़े साइज में करना चाहते हैं पेंटिंग, फुल साइज में करना चाहते हैं, तो पतला पेपर यानी 120 या 180 जीएसएम का पेपर आप नहीं यूज़ कर सकते। आपको 300 से ज़्यादा, कम से कम 300
300 से ज़्यादा आप उसका यूज़ कर सकते ज्यादा। हैं। हाँ, उसका उसका इसलिए करना चाहिए कि बड़े पेपर में पानी हम जब वॉश करते हैं तो ऐसे फोल्ड हम्म, नहीं होता, बहुत हम्म, बड़ा सरफेस होता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा पेपर उतना वो जाड़ा भी होना चाहिए। अच्छा। 650, एट थिकनेस को। हंड्रेड थिकनेस ज़्यादा लेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप छोटे काम A4 साइज में करना चाहते हैं तो आपको 185 तक पेपर काफ़ी रहेगा, अच्छा रहेगा 185। अच्छा। वो ज़्यादा मुड़ता ठीक नहीं है गीला होने के बाद, और उससे काम भी अच्छा होता है। है। सभी को ये पॉइंट लिख लेना चाहिए जो भी आप देख रहे हो। ये पॉइंट हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे पेपर में कम जीएसएम में भी चल जाएगा, लेकिन पेपर बड़े हो तो 300 जीएसएम से ज्यादा आपको लेने हैं। विजय जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जब आप आर्ट की फील्ड में जाने के लिए रेडी हो चुके थे कि मुझे अब आर्ट की फील्ड में जाना है, तो बहुत बार हमें हमारा ऐसा ऐसा होता है कि हम ओवर थिंक करते हैं कि यार पता नहीं आगे चल के कैसा होगा, और ये सब थिंकिंग के कारण हमारी प्रैक्टिस कम हो जाती है। तो उस समय जब आपके साथ कभी ऐसा होता था कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो किसी चीज को लेके, या फिर नहीं नहीं, थोड़ा सा तनाव मेरा होता हो? तनाव तो कुछ नहीं था। मेरा मेरा तो फैमिली से झगड़ा ही हुआ था कि उनका कहना था अच्छा। कि मैं कला, वो हम्म, आर्ट टीचर रहते हैं, आर्ट टीचर डीएड या ऐसे हम्म, कुछ कोर्स करके आप आर्ट टीचर बन जाओ, हम्म, यानी कहाँ पे तो हम्म, स्कूल में आपको नौकरी मिलेगी। तो मैं उसके हम्म, बहुत खिलाफ था, मुझे प्रोफेशन में ही आना था। अच्छा। और हम्म, हाँ, तो उनका कुछ मेरे उम्मीद अलग थी कि भाई ये आगे जाके कुछ तो, हम्म, या दूसरी किसी सब्जेक्ट का टीचर बनता है तो हम उसमें उसका करियर कर देंगे। लेकिन मैं पूरा झगड़ा हुआ था मेरे घर में कि मैं आर्ट फील्ड के यहाँ ही जाऊँगा। तो मेरे पहले से ही हम्म, फिक्स था कि आर्टिस्ट ही बनना है आपको, हमें आर्टिस्ट ही बनना है, हमें पेंटिंग ही करना है बस। awesome। हाँ। तो उस समय आप अपने वर्क को जारी रखते थे, मतलब जब ऐसा होता था, क्योंकि घर में जब कोई कुछ बोल देता है तो मन नहीं लगता, मतलब एक हम्म। अंदर से थोड़ा सा आदमी बैठ जाता है कि कोई इच्छा नहीं आती बहुत वर्क में। तो उस समय आप कैसे करते थे? आप काम जारी रखते थे या फिर थोड़ा सा टाइम देते थे अपने आप को? अ, पहले तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई काम करने के उस वक्त। मैं बस काम करता था, मुझे करना था, तो मैं वो नहीं सोचता था कि लोग क्या बोल रहे हैं मेरे पीछे, या घर में कोई टेंशन है चालू। मुझे करना था काम, तो मैं किसी कोने में जाके अपना काम शुरू करता था। डिस्टर्ब तो होता था, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है, जब मैं बहुत साल अभी आता हूँ तो मुझे अभी बहुत एकांत लगता है काम करने के लिए। मुझे आसपास कोई आदमी या कुछ नहीं चाहिए होता। तब वो ऐसा नहीं था, मुझे वो कंप्लीट करना था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मुझे करना है तो मुझे पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है कि भाई मुझे Awesome। अभी ये काम करना है। तो पहले ऐसे नहीं होता था। तो आप जैसे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तो होती थी, हम्म, वो एकेडमिक स्टडी में होता था। मेरे पास आउट होने के बाद मैं घर वाले सोच रहे थे कि आप तुम क्या करोगे भाई, तेरा तो अभी हो गया पूरा एकेडमिक स्टडी, आप क्या। तो मुझे डर लगा था कि आगे जाके हमें अब क्या करना है। लेकिन अ, क्या मालूम नहीं, लेकिन मैंने 2 साल 3 साल के लिए घर छोड़ दिया। उसके बाद मैं पूना में गया था, पूना और मुंबई के लिए गया था। लेकिन वहाँ मैंने बहुत सीखा, पूना मुंबई में एक गैलरीज बहुत से मैंने देखी। तो उसके बाद मैंने एग्जीबिशन करना शुरू किया, और एग्जीबिशन जैसे ही मेरा शुरू हो गया, यानी मैं बहुत से बाहर के काम करता हूँ, कमीशन वर्क मेरा रहता है, जो खर्चा पानी निकलने के लिए पोर्ट्रेट वर्क या ऐसा कुछ रहता है। वो पैसे इकट्ठा करके मैंने एग्जीबिशन के लिए पूरी तैयारी कर दी, मेरे पहले शो के लिए। और फटाक से शो होने के बाद हो गया, पर अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी कंटिन्यू सब चल रहा awesome, awesome। आपकी स्टोरी सुन के मैं खुद इतना इंस्पायर हो कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ पता नहीं था कि आपके साथ आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है। मुझे अभी लाइफ सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए। है। नहीं, इतनी तो इंस्पायरिंग नहीं है, मुझसे मुझसे भी बहुत नहीं, तकलीफ में लेकिन मेरे दोस्त आपने। हैं। हाँ, वो भी अभी अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप अगर सोचते हो ना आपको करना है ना, हम्म, तो बस हम्म, उस पर निकल जाने का, सोचने का नहीं आगे क्या होगा कैसे, अपने आप राह निकल जाए। awesome। और मुझे एक चीज आपसे ये भी पूछना था। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार आज मन नहीं कर रहा, मतलब आज बनाने का मुझे मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन नहीं आ रहा आर्ट में, तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ? बहुत होता है। तो मेरे साथ बहुत बार होता है। नहीं, मेरे साथ भी बहुत होता है। और मैं ये मैं भी सोचता हूँ, और जब भी ऐसा होता है कि तो ऐसा लगता है पता नहीं आज मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसा लगता है कि मैं आज आर्ट को भूल गया हूँ, ऐसा टाइप का फील होता है, क्योंकि वो हाँ, आदत नहीं बन नहीं, जाती है जब हम। हम्म,
होता है। आप जैसे कह रहे हो वैसे मेरे साथ भी होता है। मुझे लगता है हर हर आर्टिस्ट के साथ होता है, लेकिन हर आर्टिस्ट के कुछ रूल रहते हैं। कोई जो अपने खुद को उन्होंने रूल दिया होता है कि भाई मुझे आज करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। वो बंदे करते हैं। ओके। और कुछ मूडी होते हैं, यानी भाई देखना है, मुझे करना है। अगर 4 दिन का काम वो एक दिन में भाई पूरा कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट होते हैं, वो 4 दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा 4 दिन का काम एक ही दिन में कर सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति पे आधार पे वो आधार रहता है कि कैसे रहे फिजिकली। हमारा हमारा चेहरा अलग, हमारा विचार अलग। कुदरत ने हमें सबको अलग अलग बनाया। तो हर एक के थॉट प्रोसेस अलग रहती है, काम करने की भी सबके अलग रहती है, सब अलग होता है। तो आप जो कह रही हो ऐसे मेरे साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं बहुत आलस करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन मुझे जब मैं शुरू करता हूँ तो मैं दिन रात कुछ नहीं देखता। मुझे वो पेंटिंग करना है तो मुझे मेरा वो हो जाता है, और जल्दी हो जाता है वो। टोटल पीरियड में हो जाता है। मैं तो उसको एक टारगेट देता हूँ, 6 दिन में करना है। 3 दिन में आराम करूंगा तो 3 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो सकता टारगेट देना मतलब जरूरी है, लेकिन है। टारगेट जरूरी अगर है, अपने आप को काम में लेकिन लगाए आपको, रखना है तो। हाँ लेकिन आपको पूरा विश्वास होना चाहिए आप पे कि आप जो अभी आराम कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, आगे जाके वो तकलीफ ना दे, ये आपको कॉन्फिडेंस रहना सही बात चाहिए। है, हम्म। सही बात है। अच्छा, आपके जब आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आपके दोस्तों का कैसा सराउंडिंग था? क्योंकि मेरा क्या होता था जब मैं स्कूल में था, तो मेरे जो दोस्त थे वो आसपास ऐसे बैठ जाते थे, और वो मुझे बोलते थे कि यार इसको बना के दिखा, आज आज किसी टीचर की हम कार्टून बनाएंगे। तो ऐसा कर अच्छा। करके ना वो मुझे मोटिवेट कर देते थे, तो मजा आता था, और सीखने सीखने में भी मजा आता था, और एक प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो हाँ, दोस्तों का माहौल आपके टाइम में कैसा रहा? स्कूल में तो वैसा ही था। 10वीं तक मैं वो पूरा ब्लैक बोर्ड, एक हमारे यहाँ 2 ब्लैक बोर्ड थे स्कूल में, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो छोटे वाले बोर्ड वो मेरा था। तो मैं हर एक कलर चौक से लेके मैं पूरे पेंटिंग बनाता था स्कूल में, स्कूल के टाइम में। कॉलेज के टाइम में वो जो सांस्कृतिक ग्रुप रहता है उसमें वो पूरा एक डिस्प्ले बोर्ड रहता है, वहाँ पे भी मेरे कुछ आर्ट वर्क लगते थे। और कॉलेज में भी वैसे हुआ, पेंटिंग कॉलेज में होता था। यानी दोस्त मोटिवेट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए हमारे आसपास। अगर वैसे नहीं होता ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। यार हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर कुछ पता ही सही नहीं बात चलता। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपका सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और मेरे कुदरत या ऐसे कुछ मेरा लक था कि मेरे पास जो भी सराउंड था वो पूरा पॉजिटिव था मेरे लिए। तो मुझे ऐसे ही सही लगता बात है, था मैं जो भी भी कर सेम रहा हूँ सोचता सही हूँ कर रहा कि हूँ। ऐसे दोस्त मतलब, हाँ, ऐसे दोस्त जब रहते हैं जो भले ही मस्ती मस्ती में बोल दे कि यार इसको बना के दिखा, लेकिन वो मस्ती में किया हुआ काम भी आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद कर देता है। हाँ, वो मदद करता है, वो तो आगे जाके बहुत मदद करता है। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूंगा, आपसे मैं कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? अच्छा। आप अपनी स्कूल लाइफ में कितने मस्ती कर रहे हैं, कितनी मस्ती आप ऐसे रियल लाइफ में रहे हैं? अगर आप अपने आप को थोड़ा सा दर्शाएं कि आप, वैसे तो आप आर्ट के टाइम में बहुत शांत और ऐसे सिंपल लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे रहे हैं स्कूल टाइम में? नहीं, मैं शांत ही था, शांत ही हूँ अच्छा, मैं, ऐसे ही ज़्यादा नहीं, शांत ही हूँ। नहीं आप सच बोल सकते हैं। हाँ, सच ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं बहुत ऐसा मासूम था। मुझे बहुत ऐसे मेरे शरीर से बड़े लोग, मुझे छोटे लोग यानी स्कूल के लोग थोड़े मुझे तकलीफ देते थे। तो छोटा था मैं बहुत स्कूल में, अच्छा। पहले बेंच पे बैठता था हाइट के हिसाब से। यानी सबसे छोटा मैं ही था। चलिए, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप सही से बताइएगा, ओके? आपके जरूर। स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड रही है? हाँ, बहुत, 2 रही है। आप बोल रहे हो आप शांत थे, शांत तो नहीं थे आप। awesome. नहीं, रही है, लेकिन वो अभी नहीं, वो कॉलेज वक्त की वही थी। लेकिन खाली Okay. दोस्त, यानी हमारे यहाँ दोस्ती होती है, उतना उतना ही। ओके। अच्छा, आपके स्टूडियो में या आपके घर में कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? जैसे मेरे यहाँ पे एक स्कल मैंने लाया था, स्कल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई अच्छा, चीज अच्छा। जो आपको अपने घर में आप रखनी पसंद है? हम्म,
मुझे तो किसी सीनियर आर्टिस्ट, यानी मैंने अभी जिसके नाम लिए, अगर उनके पेंटिंग या स्कल्पचर किसी को मुझे मिलते हैं तो मैं उनकी पेंटिंग खरीद के रख सकता हूँ। मुझे मेरा ड्रीम है कि किसी मास्टरपीस मेरे घर में किसी बड़े आर्टिस्ट का होना चाहिए। ये कभी आपके वर्क भी हम सब रखेंगे मौका मिलेगा तो। नहीं, मैं मेरे गुरु जी का एक पेंटिंग है मेरे पास, छोटा। उन्होंने मुझे की स्केच बना के दिया था, लेकिन मेरे लिए वो पेंटिंग है, विजय आचरेकर जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, आपका भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल उन सभी आर्टिस्ट के लिए जो 18 से 20 साल 22 साल की उम्र में, जो अभी इस रेंज में है और वो आर्ट की जर्नी शुरू कर चुके हैं पर वो बीच में अटके हुए हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप किस तरीके से सीखो, आगे चल के कैसे आप अपने आर्ट को डेवलप करो, उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? शुरुआत तो पहले करनी चाहिए। पहले से अगर आप काम करके फिर रुके हैं तो आपको शुरुआत भी करनी चाहिए। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है, काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या ऑफिस है, या कुछ फैमिली की आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तो कुछ समय, दिन का कुछ समय, आधा घंटा रहेगा या 1 घंटा रहेगा, या सोने से पहले या सुबह जल्दी, अगर आप सच्ची करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो आप समय निकल के 1 घंटा रोज अगर देते हैं तो बहुत आपके जीवन में उसके फर्क आएगा, यानी बदलाव आ सकता है। अगर ये करेंगे तो आप कुछ भी हो, पेंसिल स्केच अगर करेंगे तभी चलेगा, वाटर कलर की स्केच करेंगे तभी चलेगा। आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करनी है तो आपको डेली 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप समय निकालेंगे, क्योंकि आपको करना ही पड़ता है। जो अगर मन में ठान लिया है तो आपको 1 घंटा तो जरूर, 1 घंटा जरूर निकलना चाहिए दिन में। चलिए आप, अब विजय जी आपके अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। और आपने जो भी बातें बताई वो मैंने खुद कुछ पॉइंट्स अभी मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। बहुत अच्छी आपकी बातें लगी मुझे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को, डेफिनेटली उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपके साथ बात करके या आपकी वजह से मैं पुराने समय में फिर से वापस आ गया। मैं पूरा हाँ मुझे भी आपके साथ मैं खुद वो अपने दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में सोच रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो, और इस वीडियो की जो लॉन्गर वर्जन है वो मेरे इंस्टाग्राम में IGTV पे अपलोडेड है, उसको भी जरूर देखिएगा, वहां मुझे फॉलो भी जरूर कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता आप आगे आने वाले सेशंस मिस करो मेरे इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे भी सेशंस आने वाले मिस मत करना, इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे दबा देना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर भी करना, ताकि मैं उससे मोटिवेटेड फील कर सकूं, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।